विजन, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप एक कंट्री नहीं, एक पूरा कॉन्टिनेंट। पूरे कॉन्टिनेंट में नेशनलिज्म कैसे आ सकता है? अलग अलग जो टुकड़े थे उनके अंदर कैसे राष्ट्रवाद पैदा हुआ, अलग अलग टुकड़े कैसे राष्ट्र में बन गए। तो वो पूरी कहानी जो फ्रेंच रेवोल्यूशन से शुरू होगी और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक चलेगी, और उस पूरी कहानी में अलग अलग आइडियाज जैसे कंजर्वेटिज्म, लिबरलिज्म, रोमांटिसिज्म, नेशनलिज्म, इंपीरियलिज्म, रेवोल्यूशनरीज, सब कुछ पढ़ेंगे इस वीडियो में। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत, वेलकम टू आवर चैनल। चैप्टर शुरू होता है हमारा एक पेंटिंग के साथ में। फ्रेडरिक सूरियो की जो पेंटिंग है 1848 में पेंटिंग पब्लिक डोमेन में आती है, द पैक्ट ऑफ नेशंस के नाम से, जिसमें फ्रेडरिक सूरियो अपना विजन दिखाते अबाउट हिज आइडिया ऑफ द वर्ल्ड विच वाज मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। इस पेंटिंग में फोरग्राउंड में आपको देखने को मिलता है कि पूरा जो मोनार्की और एब्सोल्यूटिज्म था उसका विध्वंस हो चुका है, और लाइन बना के लोग जो चल रहे हैं तो किसी मेले में नहीं जा रहे हैं, ये लोग स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की तरफ से आगे निकल रहे हैं, जहां पे वो धीरे धीरे लिबर्टी पा ले रहे हैं। सारे देश आपको एक ही लाइन में देखने को मिलते हैं। इस पेंटिंग के थ्रू ये दर्शाना चाहते हैं कि कैसे वर्ल्ड अब नेशन स्टेट्स में कन्वर्ट हो रहा था, जहां लोग एक कॉमन टेरिटरी को अपनी आइडेंटिटी मान के चल रहे हैं। चैप्टर में कहानी जो है वो शुरू होती है फ्रेंच रेवोल्यूशन के साथ में। फ्रांस जो है वो मेन खरबूजा है, और उस खरबूजे को रंग बदलता देखकर पूरा यूरोप रंग बदलेगा। अगर आप जैसे क्लास 9 को थोड़ा सा करण अर्जुन वाले मोड पे जाके रिकॉल करोगे तो आपको ध्यान आएगा कि 1789 में जब फ्रेंच रेवोल्यूशन आता है, दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ चेंज इन पावर। मोनार्क से लोगों के पास पावर आती है, और सिर्फ इस चीज से लोग एकजुट नहीं हो गए, लोगों को एकजुट किया गया। तो सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस कैसे डेवलप की गई थी फ्रांस में लोगों के अंदर? मल्टीपल चेंजेस के थ्रू ये इंश्योर किया गया था, जैसे द आइडिया ऑफ ला पैत्रे एंड ले सिटियोन, फादरलैंड का कॉन्सेप्ट और सिटीजन्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया ताकि सभी लोग समान महसूस कर सके। झंडा जो था रॉयल स्टैंडर्ड फ्लैग को उखाड़ के फेंक दिया गया, और ट्राई कलर फ्रेंच फ्लैग जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया। यहां पे आप जैसे देखेंगे तो ओथ्स वर टेकन, मैट्रिक्स वर कॉमेमोरेटेड, और इस तरह से क्या किया गया, सॉन्ग्स, पोम्स, हिम्स वर कंपोज, ताकि लोगों के अंदर वो फीलिंग ऑफ वननेस इंस्टिल की जा सके। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज पूरी तरह से खत्म कर दी, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट ले आए, साथ ही साथ जो पुरानी स्टेट जनरल की मीटिंग होती थी उसको फुटबॉल बना दिया। नेशनल असेंबली नई बॉडी होगी, इलेक्टेड बॉडी होगी। रीजनल डायलेक्ट जो अलग अलग भाषा में ची चू ची ची प्या प्या किया करते थे लोग, Not bad, not bad. Now you. दुम्बा दुम्बा बुम्बा बुम्बा बाम्बा बाम्बा, वो सब कुछ हटा के अब फ्रेंच एज अ कॉमन लैंग्वेज इंट्रोड्यूस कर दी थी। अब ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशनर्स थे, इन्होंने कहा कि मजा आया, और ये मजा मैं पूरे यूरोप को देना चाहता हूं। तो फ्रेंच आर्मी पूरे यूरोप में फैल गई, जैकोबिन क्लब्स एस्टैब्लिश हो गए। 1790s का टाइम पीरियड था, फ्रेंच आर्मी जगह जगह जाती, वहां के मोनार्क्स को टॉपल करती और खुद अपने आप को एस्टैब्लिश करते, और नेपोलियन इस पूरी की पूरी वेव को सर्व कर रहा था, लीड कर रहा था। नेपोलियन ने बहुत सारे चेंजेस इंट्रोड्यूस करे, जिसे नेपोलिक कोड कहा गया, या फिर सिविल कोड ऑफ 1804 कहा गया। इस नेपोलिक कोड के अंदर बहुत सारे चेंजेस थे, जैसे प्रिविलेजेस ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ खत्म। अब क्या होगा कि सारे लोग समान होंगे, इक्वेलिटी बिफोर लॉ होगी। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में बहुत सारे चेंजेस थे, जिस तरह से उसने गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव कर दिया। तो अब ग्रुप बनाओ, ट्रेड करो, खूब पैसे कमाओ, मजे मजे होंगे। लेकिन इसी के साथ साथ आपको यह भी देखना होगा कि नेपोलियन ने यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट लाया, स्टैंडर्डाइज्ड करेंसी लाया, जिससे बिजनेसमैन और स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरर्स वगैरह बहुत खुश थे। और इस तरह से नेपोलियन जहां जहां जाता, लोग बोलते नेपोलियन आएगा, चेंजेस लाएगा, और उसे एक तरह से हार्बिंगर ऑफ लिबर्टी की तरह देखा जाने लगा। फिर लोगों को बाद में समझ में आया बाकी तो सब ठीक है, लेकिन हमारी लिबर्टी का क्या? क्यों? क्योंकि नेपोलियन जहां जाता था वहां के राजा को हटा के खुद फ्रेंच आर्मीज को एस्टैब्लिश कर देता था। तो लोगों को यह रियलाइज हुआ कि ये जो मॉडर्न चेंजेस मिल रहे हैं, ये हमारी पॉलिटिकल फ्रीडम को खा जा रहे हैं। और इसी कारण से बाद में जिन लोगों ने नेपोलियन को सपोर्ट किया, उन्होंने ही नेपोलियन को अपोज किया, और नेपोलियन की हार होती है 1815 में। कहानी को 2 मिनट 1815 पर ही रोकते हैं। अब आपको यह समझना होगा कि जब यूरोप में यह सारा उथल पुथल हो रहा था, उस समय यूरोप था कैसा? यूरोप सिर्फ एक जमीन का हिस्सा था, क्योंकि कोई यूनिटी नहीं थी। वहां नेशनलिज्म कैसा आया? क्योंकि यूरोप तो एक कंट्री भी नहीं है, वो तो एक कॉन्टिनेंट है। तब आपको समझना होगा कि यूरोप की सोसाइटी उस समय पे ऐसी थी कि अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग अलग अलग तरह से बसे हुए थे, और उसमें अलग अलग तरह के ग्रुप्स थे, जैसे एरिस्टोक्रेट्स, वो लोग जो अमीर थे, रूलिंग क्लास के थे, जिनके पास में बहुत पैसा था, बड़ी सारी जमीनें थी, प्रॉपर्टी थी, आपस में ही एक दूसरे से शादी करते थे, अपनी क्लास मेंटेन करते थे।
इतराने के लिए फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे और बड़े महंगे से कपड़े पहनते थे। वहीं पे एक मिडिल क्लास भी इमर्ज हो रही थी, जो ऊपर आसमान से नहीं गिरी थी, जो इमर्ज हुई थी ओवरसीज ट्रेड के कारण। ट्रेड से पैसा कमाया, पैसा कमा के शिक्षा ली, और शिक्षा लेके उन्होंने देखा कि ये एरिस्टोक्रेट्स किस बात का प्रिविलेजेस एंजॉय करते हैं। और इस क्वेश्चनिंग में एक आइडियोलॉजी ने उनकी बहुत मदद करी, वो आइडियोलॉजी थी लिबरलिज्म की। लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी सिंपल है, जो लैटिन वर्ड लिबर से डिराइव होती है। लिबर मतलब फ्री, फ्री फ्रॉम व्हाट? तो यहां लिबरलिज्म के जो बिलीवर्स थे वो ये चाहते थे कि आजादी होना चाहिए लोगों को अपनी गवर्नमेंट चूज करने की, गवर्नमेंट बाय कंसेंट होना चाहिए। ये पॉलिटिकल लिबरलिज्म की भावना थी। लेकिन दोगलापन ये था कि सबको वोटिंग राइट भी नहीं देना चाहते थे। खैर, इकोनॉमिक